हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के बच्चों चैप्टर 1 से 5 तक 50 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं बस उतना ही का टेस्ट सीरीज है एक। तो चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से देखेंगे और समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बच्चों अक्रिस्टल क्या होता है? जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? अक्रिस्टल के बारे में। अक्रिस्टल के कुछ उदाहरण कौन कौन से बच्चों? तो कांच, रबर, प्लास्टिक जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह अक्रिस्टल होता है। लेकिन NaCl, ZnS और SiC यह तीनों जो है वह होता है क्रिस्टल, जिसे हम लोग रवादार ठोस के भी नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्रिस्टल के बारे में बोला गया है, इसलिए हमारा कांच सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। बच्चों तो परमाणुओं यानी कि एटम्स नंबर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि HCP इकाई सेल में एटम्स नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 6, याद रखिए कितना होता है बच्चों? 6। और यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ लिया जाए, कोऑर्डिनेशन संख्या, तब आप लोग यहाँ पर 12 लगाएंगे। कितना लगाइएगा? 12। एटम्स नंबर यानी कि परमाणुओं की संख्या पूछे बच्चों तो 6। और यहाँ पर अगर परमाणु संख्या न पूछकर अगर हमसे समन्वयन संख्या, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, अगर वह पूछ लिया जाता तब हम उसे 12 लगाते। लेकिन यहाँ पर तब तक के लिए ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जो कि 6 है। और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले जानिए कि ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है। तो ब्रेवे जालक जो है वह 14 प्रकार के होते हैं। लेकिन घनाकार क्रिस्टल में अगर कहा जाए तो अब वह होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से होते हैं? तो SC होता है सरल घनाकार इकाई सेल, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि जिसे हम लोग पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं, और FCC जिसे हम लोग फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। तीनों हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या। और सीधा ब्रेवे जालक पूछे तो 14 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या तो वह होता है बच्चों 7। सभी को याद रखिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। बच्चों सहसंयोजक ठोस क्या होता है? जिसे हम लोग कोवैलेंट ठोस के नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं बच्चों। तो लोहा जो है वह क्या है? तो यह धात्विक ठोस है, तो यह तो होगा नहीं। लेकिन हीरा जो है बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट यह होता है हमारा सहसंयोजक ठोस। इसमें जाल की तरह जो है वह नेटवर्क की तरह बच्चों यह बनता है इसका स्ट्रक्चर। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सहसंयोजक ठोस का ही हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वह आपसे 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर आप लोग कमेंट में देते चले और सभी प्रश्नों को याद करते चले। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवे जालक संभव है बच्चों? तो जल्दी से बता दीजिए, किसी भी क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवे जालक संभव हो सकते हैं? तो वह संभव हो सकते हैं 14 प्रकार के। किसी भी क्रिस्टल में अगर पूछा जाए तो 14 प्रकार से हो सकते हैं। वहीं पर अगर घनाकार क्रिस्टल की बात किया जाता है, किस क्रिस्टल के बारे में? तो अगर घनाकार क्रिस्टल के बारे में बात किया जाता तब वहां पर हम लोग 3 लगाते। लेकिन यहाँ पर केवल क्रिस्टल की बात किया जा रहा है तो 14 लगाएंगे। और यहाँ पर अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछ लिया जाता तब हम लोग वहां पर 7 लगाते, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? तो याद रखिएगा, कांच हो, रबर हो या फिर प्लास्टिक हो, यह जो है यह क्या होता है? अक्रिस्टल होता है। लेकिन हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक जिसे हम लोग NaCl भी लिख सकते हैं, यह हमारा क्रिस्टल होता है। याद रखिए यह तीनों जो है वह क्या होता है बच्चों? तो क्रिस्टल होता है। लेकिन कांच जो है वह अक्रिस्टल होता है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? BCC जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं बच्चों। और इसमें पूछा जा रहा है मुक्त खाली जगह। खाली जगह यानी कि क्या बच्चों? मान लीजिए एक डब्बा है, मान लीजिए यह एक मिठाई का डब्बा है, जिसमें जो है मिठाई यहाँ पर भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, और यहाँ पर जो खाली है उसे ही हम लोग मुक्त खाली जगह कहेंगे, यानी कि रिक्त स्थान कहेंगे। तो यहाँ जो BCC इकाई सेल होता है इसमें कितना भरा हुआ होता है? तो याद रखिएगा BCC में बच्चों 68% भरा हुआ होता है। और अगर मान लीजिए 68% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा? 100 में से आप लोग 68 को
घटा दीजिए, आपका बच्चों निकल जाएगा खाली जगह। तो 100 में 67% तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब घटाएंगे तब आपका 32 आएगा और यही हमारा खाली जगह हो जाएगा। कितना प्रतिशत बच्चों? तो 32% जो है वो खाली होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ एसएससी, यहाँ पर देखिए एसएससी का, बीसीसी का और एफसीसी का, किसका बच्चों? और एफसीसी का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जगह भरा हुआ होता है, तो भरा हुआ कितना होता है? एसएससी का 52% भरा हुआ होता है, 48% खाली होता है। बीसीसी का अगर बोला जाए तो 68% भरा हुआ होता है और 32% खाली होता है। और एफसीसी का बोला जाए तो 74% भरा होता है और 26% खाली होता है। सभी को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जाए आपको आंसर में बता देना है। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि तापक्रम, ताप से उसका कोई मतलब ही नहीं, यानी कि उसको आग से कोई भी मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ पर मूलरता क्या होता है और नॉर्मलता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है और मूललता क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग दो चीजों को पढ़ते हैं, मूलरता और मूललता को, यहाँ पर विलयन चैप्टर में, जो कि आप शुरू में ही पढ़ेंगे कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मूलरता कहते हैं। किसमें बच्चों? प्रति लीटर। लीटर जो है, लीटर पर बच्चों ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर उसको ताप देंगे तो वह भाप बनकर, अगर पानी होगा तो वह उड़ जाएगा। लेकिन मूललता जिसमें द्रव्यमान की बात होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 1 केजी आलू है, कितना केजी? अगर 1 केजी आलू है और उसको आप कितना भी ताप दीजिएगा फिर भी यह आधा नहीं होगा, ना तो यह कम होगा और ना ही यह बढ़ेगा। इसलिए इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, और यह केजी में होता है। यहाँ पर मूललता, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक और चीज जिसका नाम है बच्चों मोल प्रभाज, या फिर उसे मोल अंश भी कह सकते हैं, उस पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, और वह क्या होता है? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म आखिर कौन कौन होते हैं? तो वह होते हैं प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। याद रखिए प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, चारों को याद रखिए। श्यानता होता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं होता है, क्वथनांक का उन्नयन अगर होता तब हो जाता है, लेकिन नहीं है। प्रासरण दाब यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। और अनुसंख्य गुणधर्म वाला ऐसा प्रश्न है जो कि हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना जो है पड़ेगा, और याद कर लेने में ही आपकी बहुत भलाई है। यहाँ पर देखिए विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? कई सारे प्रश्न जो है यहाँ पर नहीं लाए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म से कई प्रश्न आते हैं। घनत्व पर नहीं निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर भी नहीं, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, यहाँ पर हिमांक का अवनमन भी होता तो हो जाता, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी होता तो हो जाता, और प्रासरण दाब भी होता तो हो जाता। याद रखिएगा चारों को। क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि HCl एवं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर चलाया, यहाँ पर हाँ यहाँ पर आ चुका है प्रश्न कि HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होता है। तो क्या होता है बच्चों HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में? तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होता है 20.2% HCl। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस डाटा को याद कर लेने में ही ठीक है, नहीं तो इसको निकालने में बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगा। 20.2% HCl को आप लोग याद रखिए। देखिए और बनाने वाला प्रश्न जो होगा उसे बनाया भी जाएगा, जो कि आगे हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? और यह सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधा सीधा मैंने आपको प्रश्न दे दिया। देखिए 2009, 2013 और 2022 में यह प्रश्न आया है, और बहुत सारा संभावनाएं हैं कि 2027 में भी आपसे पूछा जाए। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो याद रखिएगा जिसका वांछित गुणांक यानी कि आई का मान जिसका भी ज्यादा होगा वही उसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा। याद रखिएगा वांछित गुणांक जो है वो यहाँ पर अधिक होना चाहिए। तो K2SO4 यहाँ पर देखा जाए K2SO4 को अगर तोड़िएगा तो यह 3 भागों में टूटेगा, 3 आयन में टूटेगा, NaCl 2 आयन में, और यह सब तो टूटेगा ही नहीं। याद रखिएगा यह सब तो टूटेगा ही नहीं। तो सबसे अधिक किसका आ रहा है? K2SO4 क्या है बच्चों? इस प्रकार जब
तोड़िएगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे Na प्लस Cl माइनस जो है टूट रहा है 2 भागों में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर K2SO4 जो है 3, यहाँ पर 3 आयन दे रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 गुणांक जो है इसका अधिक है, इसीलिए हिमांक अवनमन भी इसका अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH अगर घुला हुआ है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। जल्दी से बताइए कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर NaOH का यहाँ पर अगर आप लोग निकालिएगा, अनुभार निकालिएगा, तब आपको आएगा कितना बच्चों, 40 आएगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं क्या, तो निकाल कर देख सकते हैं 40 आएगा। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर कितना ग्राम में कहा जा रहा है, 2 ग्राम में। तो 2 ग्राम में कहा जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसका वजन, उसका मोल को निकालने के लिए मोल बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/40। 2/40 इसको काटिएगा तब आपका कितना आएगा, 0.05। 0.05 आपका आएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 0.05 इतना आ गया। अब इसको 200 मिलीलीटर है, जिसे अगर हम लोग लीटर में बदलेंगे तो 0.2 लीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, चूंकि यह मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.2 लीटर आएगा। और बस इसी को भाग दे देना है इससे। यहाँ पर क्या था बच्चों, 0.05 और इसको भाग दे देना है 0.2 से। और अगर आप भाग देंगे तब आपका आंसर आएगा 0.25 मोलर। क्या आएगा बच्चों, 0.25 मोलर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं कि समप्रासी विलयन जो है वह किसके बराबर होता है। तो समप्रासी विलयन जो है बच्चों वह होता है मोलर सांद्रण के बराबर। याद रखिएगा, प्रसरण दाब जो है उसके बराबर होता है मोलर सांद्रण के, या बराबर होता है समप्रासी विलयन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसमें केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार कर पाते हैं, क्योंकि यह जो कण होते हैं वह छोटे, एकदम थोड़ा छोटे से होते हैं, सॉल्यूट कण होते हैं, जिसके कारण यह निकल पाते हैं। कौन से, तो विलायक के कणु जो है यही निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 1 फैराडे विद्युत जो है वह कितने कूलाम के बराबर होता है। तो 1 फैराडे विद्युत जो है वह 96,500 कूलाम के बराबर होता है लगभग में। याद रखिएगा, लगभग की बात किया जा रहा है, 96,500 कूलाम। और सीधा सीधा अगर एक्यूरेट जवाब दिया जाए तो मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, 94,600 कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर लगभग में 96,500 दे दिया जाता है। 94,400 कुछ यहाँ पर आता है। देखिए 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। कितना मुक्त करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में तो वह मुक्त करता है 31.76 ग्राम तांबा। बच्चों जल्दी से बताइए कितना करता है, 31.76 ग्राम तांबा। देखिए अभी 2013, 15, 2024 में पूछा गया है और बहुत संभावनाएं हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी और डी जो है धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः कितना कितना दिया गया है, इतना इतना और इतना और इतना दिया गया है। तो इस धातु की अवकरण क्षमता, जब भी आपसे अवकरण क्षमता पूछे तो आपको सबसे ज्यादा माइनस वाला ढूंढना है। यानी कि सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, सबसे पहले तो आप लोग ABCD लिख लीजिए, या ए है या बी है या सी है या डी है, क्योंकि क्रम से बोला गया है तो क्रम के अनुसार। और सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, तो यह -3 वाला है। उसके बाद हमारा -1 वाला आता है और उसके बाद -0 वाला आएगा और फिर प्लस वाला आएगा। तो इस प्रकार से आएगा बच्चों। यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर माइनस में कौन है, यह है जो कि ए है हमारा। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, तो ये है जो कि ए का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एनोड क्या होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, LOAN। क्या है, LOAN जो है उसके लिए ट्रिक है लोन का लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यानी कि क्या होता है, क्या है, एनोड नेगेटिव, यानी कि एनोड पर क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं, ऋणात्मक चार्ज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कि A, B और C तत्वों के मानक अपचयन विभव मान क्रमशः
इतना इतना और इतना दिया गया है, तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रम लिखते हैं ए, बी और सी, यह लिख लिए। सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, तो सबसे ज्यादा माइनस में बी वाला है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद हमारा सी वाला है, चूंकि 0 पॉइंट में है। और फिर देखा जाए तो प्लस वाला है, यानी कि ए है बच्चों। तो यहाँ पर यह हमारा आंसर बन गया। इस प्रकार से आपको बनाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन का कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग खारे जल में इसे रख देंगे तब तो और भी उसमें जंग लग जाएगा, इसीलिए आयरन का कैथोड बनाकर उसमें लगाना होगा। अच्छा तरीका वही है यहाँ पर। और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो अगर जब लेड संचायक सेल, जिसे हम लोग द्वितीयक सेल के भी नाम से जानते हैं, अगर उसको चार्ज किया जाए तब उससे H2SO4 जो है वह पुनः उत्पन्न होता है, और वह बैटरी जो है फिर से पुनर्जन्म की तरह चार्ज हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए यहाँ पर आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपसे विद्युत वाहक बल के बारे में पूछे तो ऊपर वाले में से आपको नीचे को घटा देना है, यानी कि आपको किस में से, तो एनोड में से किसको घटा देना है बच्चों, तो कैथोड और एनोड जो है, यहाँ पर कैथोड और एनोड जो है उसी को घटा देना है। कैथोड और एनोड को जो है उसी को यहाँ पर घटा देना है। तो ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिए। यहाँ पर 0.80 है, 0.80 यही है बच्चों, 0.80। और उसके बाद क्या है, माइनस 0.14। माइनस, अगर माइनस देखा जाए तो वह कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस देखा जाए तो वह हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस देखा जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्लस। और बस इसको जोड़ दीजिए, हमारा 0.94 हमारा आंसर हो जाएगा। 490 इतना 0.94 वोल्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि ये भी हमसे विद्युत वाहक बल के बारे में पूछा जा रहा है, तो बस वही करना है हमको। यहाँ पर हम लोग देखिए 0.76 है और 0.41 है, यही है बच्चों। इसको घटा देना है, तो घटा कर देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 में से 4 घटेगा 3 और 0 यानी कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0.35 वोल्ट आ रहा है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको विद्युत वाहक बल वाले प्रश्नों को बनाना है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक होता है। किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, तो सेल स्थिरांक जब भी पूछे आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा I/A। क्या हो जाएगा बच्चों, I/A जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि सेल स्थिरांक के बारे में बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई होती है टाइम का इनवर्स, यानी सेकंड का इनवर्स भी बोल सकते हैं, और इसे समय इनवर्स भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यहीं पर अगर बोला जाए मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। किस कोटि के लिए, यह होता है बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि का। और लीटर मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो यह होता है बच्चों द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग में इतना दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिकारक के घातों का योग, यानी कि जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए k है, a है और घात में 2 है, और b है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा बच्चों, इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। बस यही करना है, घातों का योग, यानी कि जो पावर है उसी को जोड़ देना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया कोटि जो है पावर को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है। तो टी हाफ का मान होता है बच्चों 0.693/k। कितना होता है, तो 0.693/k होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन कौन से प्रश्न याद है। उसी प्रकार से जो है अगली बार क्वेश्चन को
यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा। जल में H2G और Cl2G2HCl बराबर अभिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है, जो कि सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया होती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए। तो वह आपको हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में होता है, याद रखिएगा, या उसी को देखकर आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया लगा सकते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है बच्चों? तो वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। वेग और वेग स्थिरांक की इकाई जो है वह दोनों ही समान होती है। किसमें? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में। बच्चों याद रखिएगा, दर और दर स्थिरांक जो है वह समान होता है। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो द्वितीय कोटि के बारे में बोला जा रहा है, तो लीटर होगा, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्या होगा बच्चों? तो देखिए, मोल इनवर्स है, बीच में लीटर है और सेकेंड इनवर्स है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर शून्य कोटि के बारे में पूछा जाता है, शून्य कोटि के बारे में, तो ऊपर वाला हमारा सही होता है, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। लेकिन यहाँ पर द्वितीय कोटि बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो है वह 2 से 3 के बीच होता है। किसके? 2 तथा 3 के जो है वह बीच होता है। जब भी यहाँ पर ताप को बढ़ाया जाता है, अभिक्रिया जो है वह दुगुनी हो जाती है, इसीलिए हम लोग 2 तथा 3 के बीच इसको लगाते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है, वेग व्यंजक इतना दिया गया है, जिसकी कोटि क्या होगी? यहाँ पर देखिए बच्चों, n है, यहाँ पर n के जगह m के जगह पर 1 होगा, चूंकि यह टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो n है, अभिक्रिया कोटि क्या होता है? घातों का योग। यहाँ पर n है और यहाँ पर पावर में 1 है, तो n प्लस 1 जो है हमारा यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे अगले भी प्रश्नों को कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो जल्दी से बताइए, लायोफिलिक कोलाइड कौन है? जो कि द्रव से प्यार करे, यानी कि द्रव की तरफ मूव करे, लिक्विड लविंग हो बच्चों। तो इसमें से क्या हो जाएगा? दूध होगा, गोंद होगा, कुहासा होगा, रक्त होगा। को यहाँ पर बोला गया लायोफिलिक नहीं है, यानी कि जिसे जिसे क्या हो, लिक्विड से प्यार नहीं हो, उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा कुहासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कुहासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि दूध है, तो दूध क्या है बच्चों? जल में परिक्षेपित वसा है, वसा में परिक्षेपित जल है, तेल में परिक्षेपित वसा है, या फिर तेल में परिक्षेपित जल है? तो दूध जो है वह जल में परिक्षेपित वसा है। जल में परिक्षेपित क्या है बच्चों? तो वसा है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है वह पंडित जी वाला कार्य करता है, यानी कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है। अभिक्रिया को जो भी जरूरत हो, उसमें जिस चीज की जरूरत हो, बढ़ाने की जरूरत हो बढ़ाता है, अगर घटाने की जरूरत हो तो घटाता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो भौतिक अधिशोषण जो है उसमें 20 से 40 केजे मोल इनवर्स जो है वह ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितना? 20 से 40 केजे मोल इनवर्स। और जल्दी से बताइए कि रासायनिक अधिशोषण में कितना होता है, कितना केजे पर मोल जो है वो उत्सर्जित होता है? कमेंट में बताइए इसको। टिंडल प्रभाव पाया जाता है बच्चों, तो टिंडल प्रभाव जो है वह कहाँ पाया जाता है? टिंडल क्या होता है? जो अगर मान लीजिए आपका घर में अगर कहीं पर छेद है, तो वहां से जो सूर्य का प्रकाश आता है और उसमें आपको डॉट 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 इस प्रकार से जो दिखता है, उसी को हम लोग टिंडल बोलते हैं। और यही पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव कब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है बच्चों शॉल में, याद रखिएगा। शॉल वही जो प्रकाश आ रही है और उसमें जो डॉट 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 इस प्रकार से होता है, जो हमें लगता है कि क्या उसमें उड़ रहा है, वही होता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो कोलाइडी कण जो है उसका आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन का शोधन जो है यह किया जाता है किस द्वारा बच्चों? तो वह किया जाता है स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? तो स्कंदन के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग और सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिए।
कोशिश कीजिए कि वीडियो को खत्म होने से पहले हम लोग सभी प्रश्नों को याद कर ले। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट जो है जिसमें 3 धातुएं पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है बच्चों? तो CuFeS2 जो कि कॉपर का ही अयस्क है बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? लायोफिलिक क्लोराइड के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। जो कि कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं में तो हमारा कुहासा था जो कि आपने ऊपर ही देख चुका है। और यहाँ पर पूछा जाए तो कौन है, तो दूध है, गोंद है, रक्त है बच्चों। यहाँ पर फ्रेंडली का अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है उसका सूत्र? तो फ्रेंडली का अधिशोषण समताप के अनुसार जो सूत्र होता है X/m बराबर Kp के पावर 1/n, यही होता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस में दिया गया है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। निम्न में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? जो कि देख सकते हैं 2015, 2019, 2013, 2022 में पूछा गया। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, यहाँ पर केवल अयस्क के बारे में नहीं बोला जा रहा, प्रमुख अयस्क क्या होता है जिससे उसका निष्कर्षण करने में आसानी हो, जिससे उसका निष्कर्षण किया जा सके आसानी से और कम खर्च में बच्चों। तो सबसे प्रमुख अयस्क जो है एल्यूमिनियम का वह है बॉक्साइट। याद रखिए कौन है, तो वह है बच्चों बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है आपको कमेंट में बताना है, Fe2O3 इंटू कितना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए उसको। देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सोना, यहाँ पर मैं आपको सूत्र के अनुसार लिख देता हूँ, Au यानी कि सोना, प्लेटिनम, याद रखिएगा प्लेटिनम, और Ag यानी कि बच्चों चांदी। यह 3 चीजें जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इस तीनों में से जो भी आंसर हो उसे आप लोग आराम से लगा दीजिएगा। यहाँ पर सोना दिया गया है, इसको सोना को हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि सल्फाइड अयस्कों का समारण सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार से जार को लिया जाता है और इसमें हवा को प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जा रहा है, तो हवा को प्रवाहित किया जाता है। इसमें चीर का तेल डाला जाता है, चीर का तेल इसमें डाला जाता है और इसमें जो है हवा जो है हवा डालकर यहाँ पर जो है यहाँ पर झाग बना लिया जाता है और शुद्धि जो है वह झाग के साथ ऊपर चला आता है और शुद्धिया जो है वह नीचे बैठ जाती है। इसी के द्वारा जो है फेन उत्प्लवन द्वारा यहाँ पर सल्फाइड अयस्कों का समारण किया जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? लोहा का मुख्य अयस्क, यहाँ पर अयस्क के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, मुख्य अयस्क के बारे में बोला जा रहा है, जो कि क्या होता है बच्चों? तो हेमेटाइट होता है। क्या होता है? तो हेमेटाइट होता है यहाँ पर, जिसका सूत्र क्या होता है इसको कमेंट में आपको बताना है हेमेटाइट का। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क होता है। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो कि यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ही बताया क्या होता है, तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जल्दी से बताइए क्या होता है। यहाँ पर लोहा के बारे में बोला जा रहा है, लोहा के बारे में, जो कि हेमेटाइट हमने ऊपर लगाया था और वही हमारा राइट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क बच्चों कौन नहीं है यहाँ पर? तो जिंक ब्लेड तो है, कैलेमाइन भी है, जिंकाइट भी है, लेकिन बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए यह इसका अयस्क नहीं होगा, इसका अयस्क नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। और अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है, क्या होता है? तो अशुद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग बच्चों गैंग यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और स्लैग किसे कहते हैं इसको कमेंट में बताइए, दोनों के मिश्रण को। यहाँ पर देखिए वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात्या भट्टी में जो है वह आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है, आयरन के ऑक्साइड का वहां पर अपचयन होता है। और वात्या भट्टी द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग को मैंने बताइए। देखिए गैलेना किसका अयस्क है बच्चों? तो गैलेना जो है वह लेड का अयस्क होता है, जिसको हम लोग पीबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीबी लिखते हैं। यहाँ पर हमारा पीबी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास थे 52 प्रश्न, जिसमें से आपका कितना सही हुआ वह आपको कमेंट में बताना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यह चैनल को आगे बढ़ाना और इस चैनल के साथ साथ चलना आपका काम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।